नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं और प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है तो उसमें दो पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। उसी में से जो पहला पेपर आपका है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ये पेपर ही है बेसिकली, यानी ये क्वेश्चन पेपर है 2025-26 वाली परीक्षा जो आज अभी हो रही है। एक दिन पहले का ये पेपर है और इस पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा ताकि अन्य विश्वविद्यालयों के बच्चों के लिए एक आइडिया लग जाए कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि मैं मॉडल पेपर तो बना ही देता हूं। आप लोग सोचते हैं गुरुजी मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस बताए हैं हो सकता आए हो सकता ना आए। वैसे आप लोग अगर फिफ्थ सेमेस्टर में है तो अगर हमारी वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि शुक्ला पॉइंट पर जो भी बताया जाता है वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया जाता है। सब कुछ आता है परीक्षा में। एक दिन पहले आप वीडियो देखते हैं और जाकर के परीक्षा देते हैं, आपका काम अच्छा तरीके से हो जाता है और आप अच्छे तरीके से लिख पाते हैं परीक्षा में। दोस्तों उसी श्रृंखला में यह वीडियो है कि आपको यह दिखाया जाए कि आखिरकार कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और उनको कैसे लिखना, यानी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय समस्त प्रश्नों की श्रृंखला आज के वीडियो के माध्यम संपन्न होगी। आज से पहले ऐसी क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है कि क्वेश्चंस पेपर लिखने वाला क्वेश्चंस पेपर कोई ओपन बोर्ड पर आकर के समझाए और उसको सॉल्व करवाए। लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट ऐसा करता आ रहा है। अब की बार श्रृंखला शुरू हुई है और ये लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। सिक्स सेमेस्टर में भी इसी प्रकार से मैं नाना प्रकार के विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उनको सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, सभी प्रकार से। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से क्या पढ़ना पड़ेगा। स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में राज्य की स्थिति कैसी थी, प्राचीन भारत के राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में हमको पढ़ना है। यानी प्राचीन भारत में समाज कैसा था, प्राचीन भारत में अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी और प्राचीन भारत में राज्य की स्थिति क्या थी, राज्य क्या थे, राज्य के नियम वगैरह क्या थे, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ बताऊंगा। क्वेश्चंस के उत्तर को ऐसे लिखने की शैली बताऊंगा कि आज से पहले आपने पूरे यूट्यूब पर ऐसे लेक्चर्स को नहीं देखा होगा, खास करके शुक्ला स्टडी पॉइंट वाले चैनल पर भी नहीं देखा होगा। आज का लेक्चर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पीछे कम से कम 4 घंटे की मेहनत मेरी लगी हुई है। इस पीडीएफ नोट्स के पीछे 4 घंटे मैंने मेहनत की है और तब जाकर के ऐसा नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इसमें पूरा जो है 4 घंटे ये और 1-1.5 घंटे की क्लास 5 से 6 घंटे हो रहा है। आधे घंटे अपलोड करने में, वीडियो को सेट करने में लगता है। यानी कम से कम 6 घंटे की मेहनत के बाद में महामैराथन रिवीजन क्लास आपके समक्ष आई है। तो आइए चर्चा करने का प्रयास। सबसे पहले पेपर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं। देखिए ये भैया कैमरा से फोटो खींचा गया होगा यहाँ पर 2025 11-26 यानी 26 तारीख 11वां महीना यानी 26 नवंबर की डेट का पेपर का है। 18:19 यानी 6:19 शाम के टाइम पे फोटो खींचा गया है बच्चे के फोन से और मेरे पास इसको सेंड किया गया। जैसे तैसे अफड़ा तफड़ी में उसने खींच करके भेजा पेपर देने के बाद में। उसके बाद में वैसे ही मैंने इसको जो है अपने दिमाग में रखा कि इसको मुझे सॉल्व करवाना है। ठीक है, पेपर कोड ऊपर लिखा हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर 5 इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की परीक्षा। देखिए 2025-26 की परीक्षा। ठीक है, अंग्रेजी में चीज लिखी हुई है, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है आपका मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस अलग है, उसमें नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना पड़ता है पहले पेपर में। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। समय 2 घंटे का है, पूर्णांक आपके पास 75 नंबर का है, टाइम 2 घंटे का दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर का है। ठीक है, निर्देशानुसार प्रश्न के उत्तर देना है आपको। ठीक है, 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ बा और सा यानी सेक्शन ए बी एंड सी। ठीक है, सेक्शन ए से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनमें आपको निर्देश दिया गया कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में देना है, 100 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपको उत्तर देना है, तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इन 5 प्रश्न के उत्तर आपको 5 मतलब की 100 शब्दों से कम में लिखना है। 3 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 15 नंबर यहाँ से आपके तैयार होने हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रश्नों को दिखाता हूँ कौन कौन से प्रश्न है आपके। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को पता होगा, लिखा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं अभी मैं चर्चा करूंगा। दूसरा है प्रश्न श्रेणी किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न आपका आ चुका विवाह के प्रकार, सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगला है भाग बलि क्या होती है। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न संस्कार के नाम बताइए। संस्कार जो 16 संस्कार हैं उनके नाम बताएं, 16 संस्कारों के नाम बताएं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में भी विस्तार से मैं चर्चा कर लूंगा। ठीक है,
तो आइए, और दूसरा जो सेक्शन बी है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन चर्चा करें गुरुजी, ताकि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो एकमात्र वीडियो देख लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं फंसने वाला है। देखिए, इन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दीजिए, लघु उत्तरीय के प्रश्न। 5 प्रश्न का उत्तर इसमें देना है, 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है, एक नंबर 5 क्वेश्चंस करेंगे तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 30 नंबर यहाँ से आपको बटोर लेने हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा का पहला यानी कि ए वाला यानी पहला प्रश्न, जाति व्यवस्था के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था की क्या क्वालिटी है और क्या जो है दोष है, यानी कि मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। दूसरा प्रश्न है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और इस पर उसका विकास कैसे, उसके बारे में बताएं। वहीं पर आप देखते हैं यूनिट नंबर 1 से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, ये तीसरा नंबर तो ये तो आपका दीर्घ उत्तरीय का होगा, थोड़ा सा आगे पीछे लग गया है, ये अभी सब ये समझिए, लघु उत्तरीय का यही है क्वेश्चन। लघु उत्तरीय का आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन द आश्रम सिस्टम। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सप्तांग थियरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था क्या थी, वर्णन कीजिए। ये बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है चोल कालीन ग्राम प्रशासन का वर्णन कीजिए। ठीक है, चोल डायनेस्टी में जो ग्राम का प्रशासन था कैसे था, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक मार्गों का वर्णन कीजिए, जहां से व्यापार वगैरह हुआ करता था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन सभी प्रश्नों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। 200 शब्दों में उत्तर कैसे लिखना है, पूरी टेक्निक आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी से यानी खंड 7 से आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में आपका होना चाहिए, 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस करने, 15 नंबर का एक क्वेश्चन से पूछे कई सारे क्वेश्चन जाते हैं, लेकिन उनमें से करना आपको केवल यही है। ठीक है, अब आपको मैं दिखा दूं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर यूनिट नंबर 1, ये देखिए इकाई नंबर 1 से एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का हमेशा आता है। प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी राज्य की उत्पत्ति के तमाम सारे सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में बताना है। आप चाहें तो ये क्वेश्चंस कर लें और चाहें तो अथवा करके दूसरा दिया हुआ है इसको कर लें, यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न आपका है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका कर सकते हैं, तो चाहे ये कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहीं पर देखेंगे। प्रश्न है प्राचीन भारत में भू स्वामित्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द जो है भू स्वामित्व जो ऑनरशिप सिस्टम था एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में बताना है। चाहो तो आप यूनिट नंबर 3 वाला कर दो, चाहे यूनिट नंबर 4 वाला कर, दोनों में से एक ही करना है। 2 क्वेश्चन को मिलाकर करने थे आपको, 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं दीर्घ उत्तरीय के और 2 ही करने हैं। मैं चारों प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। श्रेणियों के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन में उनके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। श्रेणी का क्या महत्व है पूरा विस्तार से जानने का प्रयास रहेगा। और इस तरीके से आपका ये चिन्ह जो होता है पेपर खत्म वाला चिन्ह होता है, तो यहीं से पेपर समाप्त हो जाता है आपका। 4 पेज में पूरा पेपर बटा हुआ था। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बहुत ही बारीकी के साथ। 5 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय में आपको करने हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 100 शब्दों का जो है इंस्ट्रक्शन था मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पुरुषार्थ किसे कहते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, पुरुषार्थ। देखिए पुरुषार्थ क्या होता है बेटा, हिंदू दर्शन के अनुसार मानव जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य होते हैं, जिन्हें हर व्यक्ति को एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने के लिए क्या करना होता है, प्राप्त करना चाहिए। ये जीवन को शिक्षा, जीवन को दिशा और अर्थ प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जीवन के एक एक पड़ाव होते हैं, अगर इनका संतुलन आपने बैठा लिया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मोक्ष प्राप्ति करना, जीवन का चरम और परम लक्ष्य होता है। पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है बेटा, 4 प्रकार का। कौन कौन सा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसलिए मैं समझाने का प्रयास नहीं, मैंने सरल भाषा में लिखा हुआ तो इसलिए आपको समझाना नहीं पड़ रहा है। धर्म, धर्म पहला पुरुषार्थ होता है। नैतिक कर्तव्य जो आप करते तो ही आपका धर्म है। सही आचरण आप अपनाते हैं वो भी एक धर्म है। ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारियां आपके पास हैं, वो भी आप समाज में चोरी चकारी नहीं करते हैं, सब चीजें। इसका अर्थ है कि धार्मिक और न्यायपूर्ण जीवन आप जीते हैं। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है कि आप धार्मिक और न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण जीवन अपना व्यतीत करें, नैतिकता के पथ पर चले। ठीक है, ईर्षा, ज्वलन, छल कपट, दंभ के और पाखंड जैसी चीजें ना करें, आप धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरा पुरुषार्थ होता है मनुष्य के जीवन का अर्थ। अर्थ मतलब होता है धन, भौतिक समृद्धि और जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका पालन धर्म के मार्ग पर चलते हुए करना चाहिए, यानी धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके आप रुपया पैसा कमाइए, ये होता है अर्थ। अर्थ माने होता
यानी कि रुपया पैसा मुद्रा व्यापार वगैरह कर रहे हैं लेकिन धर्म के बताए हुए मार्ग पर, चोरी करके पैसा ना कमाए, डकैती करके ना कमाए, यानी आप पैसा कमाएं, पैसा कमाने पर रोक नहीं लगाता है, लेकिन पैसा कमाएं लेकिन उसको एक प्रकार से एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत और एक सही तरीके से पैसा आप कमाएं, ठीक है, उतना कमाएं जितना आपके लिए जरूरत हो। तीसरा होता है काम। काम का मतलब होता है जीवन की समस्त इच्छाएं, इच्छाएं जैसे प्रेम, शारीरिक व मानसिक आनंद की संतुष्टि, ठीक है, यह भी धर्म और अर्थ के दायरे में होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं पर स्त्री गमन आप करते हैं तो वो आपका काम नहीं होगा, काम की पूर्ति करें, धर्म के दायरे में रह करके करें। जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेना ही काम कहलाता है। जीवन की, चूंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए गलत कर्म या गलत रास्ते पर भी चला जाता है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे लेकिन गलत मार्ग पर जाकर के ना करे, धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके रुपया पैसा कमाए, उसी रुपए पैसे से अपने जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करे और इस तरीके से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की समन्वयवादी विचारधारा जो व्यक्ति लेकर के चलता है उसी को चौथा पुरुषार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है मोक्ष, ठीक है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति या परम स्वतंत्रता प्राप्त करना यह जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। क्योंकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य का शरीर कैसे मिलता है, मनुष्य का शरीर ऐसे थोड़ी मिल जाता है। मनुष्य का शरीर तब मिलता है जब 84 लाख योनि भ्रमण करते हैं व्यक्ति, 84 लाख जीव जंतुओं में आप भ्रमण करते हैं, आपका जीव जो है, और लगातार अलग अलग जो है पाता है जन्म, और उसके बाद में तब जाकर के मनुष्य शरीर मिला है। और ऐसे में इस मनुष्य शरीर में जब आप आए हैं तो आप सत्कर्म कर लें, आप अच्छा कार्य कर लें ताकि आप जो है आगे बढ़ पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं पे मोक्ष प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मोक्ष प्राप्त कर लेता है व्यक्ति तो उसको उस परमात्मा, जहां से आत्मा निकली है, उस परमात्मा में व्यक्ति विलीन हो जाता है, और अतः जहां आपको परमात्मा को जाना था, मतलब आत्मा को जाना था, वहां पर आत्मा चली जाती है। अन्यथा आत्मा इसी मृत्यु लोक में नाना प्रकार के जीवों में भ्रमण करती रहती है, ठीक है। तो यही होता है मोक्ष। ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, 100% क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूछा भी गया। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि पुरुषार्थ व्यक्ति को भौतिक जीवन यानी अर्थ और काम और आध्यात्मिक उत्थान यानी धर्म और मोक्ष के बीच संतुलन बनाने की शिक्षा देता है, ठीक है। पुरुषार्थ क्या करता है, व्यक्ति को भौतिक जीवन, खास करके अर्थ और काम, ये भौतिक जीवन से संबंधित है, ठीक है, और आध्यात्मिक उत्थान यानी धर्म और मोक्ष के बीच संतुलन बनाने की एक शिक्षा देता है। तो पुरुषार्थ के द्वारा ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का आवागमन बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ था, श्रेणी। श्रेणी किसे कहते हैं? देखिए, श्रेणी की अगर बात की तो श्रेणी क्या होती है समझने का प्रयास करें। देखिए, श्रेणी प्राचीन भारत में एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाले कारीगरों का या व्यापारियों का, ठीक है, मर्चेंट या जो है क्राफ्टमैन, इनका एक संगठित समूह होता था, उसी को श्रेणी कहते थे। एक संघ होता था जो कि एक ही काम करने वाले कारीगर हो, एक जैसे काम करने वाले कारीगर हो, एक जैसे या एक ही चीज का व्यापार करने वाले लोग हो, उन्हीं के संगठन को श्रेणी कहा जाता था प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में, ठीक है, जिसे आधुनिक अर्थों में गिल्ड कहते हैं, गिल्ड कहा जा सकता है। तो गिल्ड जो होता है, जिस तरीके से हम आज कहते हैं, ऐसे ही एक समान कार्य करने वाले लोगों का संगठन ही श्रेणी कहलाता था। अब वो व्यापार भी हो सकता है, वो कारीगरों का एक समूह भी हो सकता है, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या थी श्रेणियों की, इसको समझते हैं, विशेषताएं और कार्य श्रेणियों की। देखिए, संगठन की 100 शब्दों में लिखना तो आप ऐसे बना करके लिख सकते हैं आराम से। संगठन, श्रेणियां जो होती थी प्राचीन भारत में, आमतौर पर अपने नियम कानून, जिसे श्रेणी धर्म कहते थे, स्वयं बनाती थी। यानी जो भी संघ होता था, श्रेणी का जो काम होता था या जो भी कार्य करना है, वो अपने नियम कायदे खुद बनाती थी कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है। इनके कार्य होते थे, वे अपने सदस्यों के लिए उत्पादन मानक तय करती थी कि भाई कितना किसको उत्पादित करना है, कच्चा माल उपलब्ध कराती थी और तैयार माल की बिक्री सुनिश्चित करती थी श्रेणियां, ठीक है। लोग उसमें काम करते थे, कच्चा माल उत्पादन करते थे, उनकी बेचने की जिम्मेदारी श्रेणी यानी संगठन के पास या संघ के पास हुआ करती थी, जो माल को बिचवाती थी, ठीक है। बैंक, देखिए, श्रेणियां बैंक की तरह भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा भी करते थे और श्रेणियां उस पैसे को निवेश करती थी और उस पर कुछ शुल्क यानी कुछ ब्याज वगैरह भी दिया करती थी। इसके अलावा सामाजिक महत्व, इन्होंने व्यवसाय को स्थिरता दी और अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखा। यह सामाजिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि श्रेणियां प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जो न केवल व्यापार को संगठित करती थी बल्कि एक स्थानीय स्वशासी निकाय के रूप में भी कार्य किया करती थी, ठीक है। तो श्रेणियां क्या होती थी, प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जो न केवल व्यापार को संगठित करती थी बल्कि एक स्थानीय स्वशासी निकाय के रूप में भी काम करती थी। स्वशासी मतलब होता है कि
खुद शासन, खुद नियम कायदे बनाती थी, खुद ही सब कुछ करती थी। तो वो श्रेणी होती थी प्राचीन भारत में। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में। तीसरा क्वेश्चन क्या था भैया? विवाह के प्रकार बताएं, टाइप्स ऑफ मैरिज। प्राचीन भारत में विवाह जो थे वो 8 प्रकार के हुआ करते थे। 4 प्रकार के विवाह मान्य थे, 4 प्रकार के विवाह अमान्य थे। आइए पूरा डिटेल से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार विवाह को लेकर के क्या नियम कायदे प्राचीन भारत में विद्यमान थे। ये ऐसी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे लेक्चर्स आपको ऐसे डायरेक्टली आकर के ओपन यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। आप सोचो आपके प्रोफेसर्स वगैरह नहीं सॉल्व करवाते होंगे जिस तरीके से मैं आपके लिए सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। चले, हिंदू धर्म ग्रंथों विशेष करके मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा गया है, प्रशस्त यानी धार्मिक या मान्य, और अप्रशस्त यानी अमान्य निंदनीय। ठीक है, 2 प्रकार के विवाह होते थे। प्रशस्त विवाह 4 मतलब 4 की संख्या में है और अप्रशस्त विवाह भी 4 की संख्या में है। तो प्रमुख विवाहों के प्रकार की अगर बात करें तो जो प्रशस्त विवाह है, जिनको माना जाता था कि भाई ये विवाह समाज के लिए ठीक ठाक है, मान्यता प्राप्त थी जिन विवाहों को, उनमें 4 प्रकार के विवाह है। कुल मिलाकर के 8 होते हैं हिंदू धर्म में विवाह के प्रकार प्राचीन समय में। तो जो 4 प्रकार के विवाह है उनके बारे में बताता हूँ, जो मान्यता प्राप्त समाज में जो विवाह करने का अधिकार सभी को था, अधिकार वो विवाह करते थे। लेकिन 4 ऐसे विवाह भी थे जिनको करने का मान्यता प्राप्त नहीं था समाज में। देखें, पहला विवाह है जिनको प्राप्त आप कर सकते थे, ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता था? इसमें क्या होता था, कन्या का पिता योग्य वर को बुला करके दान करता था कन्या। सबसे उत्तम विवाह यही होता था, ब्रह्म विवाह, जिसमें कन्या का पिता क्या होता था, एक वर को कहीं ना कहीं पे चुनता था कन्या के लिए, और वर को बुलाता था, वर को कन्या को अपना दान दे, मतलब कन्या दान कर देता था, यानी जैसे पाणी ग्रहण संस्कार आप देखते हैं। तो ये आपका वर्तमान समय में विवाह वगैरह जो होता है ऐसे। दूसरा विवाह होता था दैव विवाह। दैव विवाह होता था जैसे आपने यज्ञ करने के लिए किसी पुरोहित को बुलाया है, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दे, जो आपके यहाँ पर यज्ञ करवाने के लिए आया है, और उसको, उस पुरोहित को या आपके यहाँ का जो पंडित है उसको आप जो है अपनी कन्या दान कर दे, तो वो भी एक विवाह होता था, उसको दैव विवाह कहते थे। ये भी मान्यता प्राप्त विवाह हुआ करता था। कई कई राजा महाराजा अपनी पुत्रियों का विवाह जो है ऋषियों से कर दिए हैं। तीसरी बात, आर्ष विवाह। तीसरा विवाह कौन सा था? आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता था बेटा? कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय बैल लेकर के विवाह करता था, यानी कि कन्या का जो पिता होता था वो वर से एक जोड़ी गाय या बैल ले लेता था। चूंकि उस समय गाय या बैल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती थी, तो गाय या बैल, गाय और बैल की एक जोड़ी, एक जोड़ी गाय या बैल लेकर के क्या करता था, वो कन्या को जो है दे देता था आर्ष विवाह में वर को। इस तरीके से ये भी विवाह मान्य भी था। तो 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह क्या था? चौथा विवाह था प्रजापात्य विवाह। प्रजापत्य विवाह की अगर बात की जाए, इसमें क्या होता था, पिता वर को यह कह करके कन्या देता था कि तुम दोनों साथ मिलकर के धर्म का पालन करो, और इस तरीके से ये भी कन्या को दे देता था। ये भी विवाह वर्तमान में आप देखते हैं, ये और ब्रह्म विवाह जैसे विवाह प्रचलित है। ठीक है, और कुछ 4 विवाह जो थे उस प्रकार से थे अप्रशस्त, जिनको मान्यता समाज में नहीं प्राप्त थी, जैसे कि असुर विवाह। असुर विवाह क्या होता था बेटा? कन्या को खरीद करके विवाह करना, यानी कन्या के पिता को जाकर के पैसा रुपया मुद्राएं दे करके और कन्या को खरीद करके विवाह कर लेते थे कुछ लोग। तो वो था असुर विवाह, जबरदस्ती विवाह कर लेना, लालच दे करके, दरा धमका करके। ठीक है, दूसरा विवाह था जो अमान्य था, वो कौन सा था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, आजकल जो प्रेम विवाह होता है उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, लव मैरिज जो आजकल होती है, कोर्ट मैरिज, उसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। माता पिता की अनुमति के बिना ही अगर लड़की और लड़का जो है आपस में राजी हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो शादी कर ले, तो उसी को गंधर्व विवाह कहते थे। ठीक है, आजकल भी ये प्रचलन में है गंधर्व विवाह। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत पीछे, सनातन धर्म, उस समय भी गंधर्व विवाह हुआ करते थे, लेकिन समाज उसको मान्यता नहीं देता था। ठीक है, प्रेम होता था। लेकिन राक्षस विवाह, तीसरा विवाह जो अमान्य था, बलपूर्वक अपहरण करके विवाह करना होता था राक्षस विवाह। युद्ध की स्थिति में ऐसे विवाह होते थे, यानी जैसे कि इसकी लड़की अगर अच्छी है, सुंदर है, शादी करते मतलब कि युद्ध होता था बलपूर्वक, और जिसका शौर्य होता था, जिसके पास, वो सौंदर्य पर कब्जा कर लेता था, उसकी लड़की हो जाया करती थी। ये विवाह भी अमान्य विवाह ही माना जाता था। अपहरण विवाह, जैसे आप देखते हैं अपहरण कई सारे लोगों ने कर करके अपहरण करके लेकर के गए। ठीक है, चौथा विवाह है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह होता था जैसे सोई हुई या मदहोश कन्या के साथ विवाह जो होता था कर लेना, यानी कि अगर कन्या सो रही है या मदहोश है, उसको मदिरा वगैरह पिला करके उसको मदहोश कर दिया गया उस कन्या को, और फिर उसके साथ विवाह कर लिया जाए। ठीक है, विवाह के जो है उसको जो है मांग में सिंदूर डाल दे या फिर मंगलसूत्र वगैरह जो भी हो वो डाल दिया जाए, बरमाला डाल दी जाए और विवाह कर ले, तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं। ठीक है, इस तरीके विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह और जो है असुर विवाह, ये विवाह मान्य नहीं थे।
8 प्रकार के विवाह थे जिनमें 4 ऊपर वाले मान्य थे और 4 नीचे वाले मान्य नहीं थे, मैंने आपको बता दिया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विवाह के ये प्रकार प्राचीन समाज में सामाजिक धार्मिक मान्यताओं और विभिन्न परिस्थितियों में विवाह की वैधता को दर्शाते थे कि विवाह होना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रश्न है भाग बलि क्या है? व्हाट इज भाग एंड बलि? भाग बलि क्या है, इसके बारे में बताएं। प्राचीन समय में भाग बलि होती थी। लिखेंगे भाग और बलि प्राचीन भारत विशेष करके वैदिक काल और उसके बाद में राजा या राज्य को दिया जाने वाला एक टैक्स यानी कर हुआ करता था, या रेवेन्यू के रूप में यानी कि राजस्व के रूप में राजा को दिया जाता था बलि या भाग। ठीक है, तो प्राचीन भारत में विशेष करके वैदिक काल में, उसके बाद में भी राजा या राज्य को दिया जाने वाला कर या टैक्स या राजस्व जो था, रेवेन्यू जो था, उसको देते थे हम लोग भाग या बलि उसको कहते थे। भाग क्या होता था समझें। भाग जो होता था यह सबसे महत्वपूर्ण राजस्व यानी टैक्स स्रोत होता था, रेवेन्यू सिस्टम होता था देश, मतलब कि राजा जो प्राप्त करता था जनता से। यह मुख्य रूप से कृषि उपज का एक हिस्सा होता था जो किसानों के द्वारा राजा को दिया जाता था। किसान लोग जो है, क्योंकि राजा राज्य की रक्षा करता था, सैनिकों का खर्चा पानी देना होता था राजा को, इसलिए किसान लोग क्या करते थे, अपनी उपज का एक भाग जो होता था वो उसको दे देते थे, किसको? राजा को। ठीक है, 25% के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि एक भाग का मतलब हो गया 4 भाग, रुपए में 4 हिस्सा होता है, 25 चौको 100। ठीक है, एक भाग मान लेते राजा को दे दिया जाता था किसानों के द्वारा। इसकी दर सामान्यतः उपज का 1/6वां, वैसे यही था, 1/6वां भाग था। ठीक है, होती थी, जिसका उल्लेख धर्म सूत्रों में भी मिलता है। यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं 1/6वां भाग, यानी कि मान लेते हैं 100 भाग मिला है तो उनमें से 1/6वां भाग जो है देना पड़ता था। इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। 1/6वां भाग जो था भाग के रूप में देना पड़ता था। और जो बलि व्यवस्था थी वो क्या थी? बलि, वो बलि काटने वाली बलि नहीं, बलि दूसरी बलि है रेवेन्यू सिस्टम की। वैदिक काल में बलि का अर्थ होता था स्वैच्छिक भेंट, यानी कि अपनी इच्छा से जाकर के शासक को दे देना, या शासक के लिए धार्मिक उपहार होता था। शासक को, राजा को जाकर के, कुछ लोग जो धनी होते थे या जिनके पास होता था, वो जाकर के खुद ही स्वेच्छा से दे दिया करते थे। बाद के समय में इसका अर्थ अनिवार्य कर या धार्मिक उपकर हो गया, जिसे राजा प्रजा की रक्षा के बदले लिया करते थे बलि को। राजा चूंकि प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा की देखभाल करता है, ऐसे में ये बलि प्रथा भी, यानी कि बलि जो है, बलि प्रथा नहीं, बलि टैक्स जो था, ये भी लिया जाने लगा। पहले उपहार के रूप में मिलता था, लेकिन धीरे धीरे करके इसका जो है रूप विकृत हो गया और राजा लेने लगा इसको। इसका प्रयोग कभी कभी गैर कृषि स्रोतों जैसे कि पशुओं या अन्य वस्तुओं पर लगाए गए कर के लिए भी होता था। यानी कि पशु अगर आप पालन कर रहे हैं या फिर और भी चीजें, तो उस पर भी टैक्स आपको देना पड़ता था, तो वही बलि के रूप में जानते हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं भाग और बलि दोनों ही प्राचीन राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार थे, जो राजा को अपनी सेना बनाए रखने और प्रशासनिक कार्यों को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराया करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका 5वां नंबर प्रश्न। पहले 16 संस्कारों के नाम क्या है, लिखिए। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 16 संस्कार? 16 संस्कार के नाम। देखिए, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। वैसे अलग अलग धर्म सूत्रों में, अलग अलग पुस्तकों में, किसी में 40 संस्कार, किसी में 20 संस्कार, किसी में 16 संस्कार, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें दी गई है। लेकिन बेसिकली अगर देखें तो जो संस्कारों की व्यवस्था है वो 16 ही रखी गई है। 16 संस्कार जो है बेटा, ये मान्य है संस्कार। ठीक है, आपको बता दो कि 16 संस्कारों में कौन कौन संस्कार हैं। जैसे कि 16 संस्कार हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 प्रमुख धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान होते हैं। ये व्यक्ति के जीवन के हर चरण को शुद्ध और सांस्कारिक करने के लिए किए जाते हैं संस्कार। ठीक है, संस्कार की बात की जाए तो ये 16 की संख्या में है। तो मैं आपको संस्कार बताता हूँ। जन्म से पहले के कुछ संस्कार थे, जन्म के बाद के संस्कार। जन्म, जब बच्चा जन्म नहीं लेता उससे पहले का भी संस्कार होता है। बेसिकली 3 संस्कार। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, गर्भ धारण करने का अनुष्ठान करना। ठीक है, ये होता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार जो होता है, ताकि पुत्र प्राप्ति हो इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त में, ठीक है, संबंध बनाया जाता है, तो ऐसे में पुंसवन संस्कार होता है। तीसरा होता है सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भवती स्त्री को प्रसन्न करने का संस्कार होता है सीमांतोन्नयन संस्कार। ठीक है, इस तरीके से ये पुत्र जन्म के पहले के 3 संस्कार है। जब व्यक्ति जन्म नहीं लेता उससे पहले उसके 3 संस्कार हो जाते हैं। गर्भाधान संस्कार, जिसमें गर्भ धारण करने का अनुष्ठान किया जाता है और संबंध बनाया जाता है। दूसरा केवल पुत्र प्राप्ति के लिए ऐसा संस्कार होता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लोग किया करते थे, क्योंकि पुत्र
प्राप्ति के लिए, चूंकि जो है पीढ़ी चलानी है, और सीमांतोनयन उस स्त्री को खुश करने के लिए जिसके गर्भ में पुत्र आपका पल रहा है। ये 3 संस्कार हो गए जन्म से पहले के। फिर शैशवावस्था में कई सारे संस्कार होते हैं, जैसे कि जातकर्म संस्कार। जातकर्म मतलब क्या होता है? शिशु के जन्म के समय का संस्कार होता है जातकर्म संस्कार। दूसरा होता है नामकरण, उसके बाद नामकरण होता है, शिशु का नाम रखने का संस्कार होता है शिशु का नामकरण संस्कार। अगला छठा संस्कार होता है निष्क्रमण संस्कार। शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना 12-15 दिन के बाद में आप देखते हैं, जैसे कि होता नहीं कि अभी जो है कुछ दिन तक जो है घर में ही रहता है, घर में, उसके अंदर फिर उसको बाहर निकाला जाता है। आजकल हॉस्पिटल में बच्चे हो रहे हैं, बट पहले जब बच्चे होते तो उनको एक घर होता था, उसी घर में उनको जो है रखा जाता था और उसी में वो 12 दिन तक रहते थे। उसके बाद में पहली बार बच्चे को बाहर निकालते थे, उसी को निष्क्रमण संस्कार कहते थे। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अगला संस्कार अन्नप्राशन। जब पहली बार बच्चे को अनाज के दाने को खिलाया जाता था। शिशु को पहली बार अन्न खिलाना धूप में अभिजित मुहूर्त में 11, 11:30 से लेकर के 1:30 के बीच के समय, 12:30, 11:30 से 12:30 तक का समय जो है अभिजित मुहूर्त लगता है, उसी में बच्चे को भोजन करवाना चाहिए। ठीक है। पहली बार उसको कुछ भोजन के कुछ निवाले अंदर जाने चाहिए, उससे पहले वो दुग्ध पान करता है, अन्नप्राशन वो होता है। फिर इसके बाद में 3 साल पर या जो है 5 साल पर मुंडन संस्कार होता है, इसको चूड़ाक्रम संस्कार कहते हैं। मुंडन संस्कार, शिशु के बाल पहली बार कटवाना चाहिए, वो होता है चूड़ाक्रम संस्कार। अगला होता है कर्णभेद संस्कार, ये सब बचपन में होता है। कान छेदने का संस्कार भी होता है, कर्णभेद संस्कार। ठीक है। तो कर्णभेद संस्कार भी होता था, पहले कान छिदवाया जाता था बच्चों के, सभी बच्चों के कान छिदवाने की प्रथा थी, क्योंकि कान छिदवाने से पीछे कई वैज्ञानिक लॉजिक भी हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोसील जैसी बीमारियां जो होती हैं बच्चों में प्रायः हुआ करती हैं, और सभी युवाओं में, पुरुषों में आपको हाइड्रोसील की बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है। वो बड़े भी हो जाते तब भी उनको हाइड्रोसील की बीमारी हो जाती है, नॉर्मल सी बात हो गई है आज के युवाओं में। ठीक है। तो जो कर्णभेद होता था, अगर ये बच्चे करते थे, कर्णभेद हो जाता था इनका, उनके हाइड्रोसील कम बढ़ते थे। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपके कर्णभेद संस्कार हो गया। तो ये 9 संस्कार के संपन्न होते हैं बचपन अवस्था तक। फिर शिक्षा और वयस्कता आ जाती है, एजुकेशन एंड एडल्टहुड के समय में बच्चों के जो है और अगले संस्कार होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ये 10वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। अब बच्चे का कर्णभेद हो चुका, मुंडन हो चुका, सब कुछ हो चुका। अब औपचारिक शिक्षा की शुरुआत यहाँ से उसकी होती है। ठीक है। वो स्कूल में या गुरुकुल में दाखिला ले सकता है। उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। उपनयन माने यज्ञोपवीत, यानी कि उसको गुरु के समीप ले जाया जाता है, उसके लिए यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। यज्ञोपवीत मतलब कि जनेऊ जिसको कहते हैं। ठीक है। मंत्र क्या होता है इसका? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमोक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है, और यह संस्कार जो होता है यज्ञोपवीत संस्कार, इसको पहना करके बच्चे को जो है शिक्षा आरंभ करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है, और यज्ञोपवीत संस्कार उसका होता है। जब यज्ञोपवीत किसी बच्चे का हो जाता है तभी उसको वेद छूने का अधिकार होता है। उसके बाद में आता है वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन शुरू करना। ठीक है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उनको आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप यज्ञोपवीत धारण किए हुए होते हैं। ठीक है। उसमें 6 धागे होते हैं, 3 धागे आपके होते हैं और 3 आपकी पत्नी के होते हैं, क्योंकि स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला संस्कार केशांत या गोदान संस्कार। दाढ़ी मूछ के बाल कटवाना शिक्षा समाप्ति से पहले। शिक्षा समाप्ति से पहले दाढ़ी मूछ के बाल कटवाना ही केशांत या गोदान संस्कार होता था, जिसमें दाढ़ी मूछ सब एकदम से कटवा दिया जाता था। 14वां संस्कार होता था समावर्तन संस्कार, जिसको आजकल कहते हैं कि समावर्तन संस्कार, जिसको आप कहते हैं कि जो है दीक्षांत समारोह होता ना यूनिवर्सिटीज में, वही दीक्षांत होता था गुरुकुल में, उसी को समावर्तन संस्कार कहते हैं। शिक्षा समाप्त करके बच्चा घर लौटता था, उसी को बोलते हैं दीक्षांत समारोह या फिर समावर्तन संस्कार। 15वां आपका है जो संस्कार है विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश, जब वो बच्चा पढ़ लिख लेता था एकदम से और अपने घर पे आता था तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। 25 साल तक ये सारी चीजें संपन्न हो जाती थी, और 25 के बाद में बच्चा शादी करता था। ठीक है। 25 साल के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की उम्र यही होती 25 साल। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपका संपन्न हो गया। अब इसके बाद में फिर गृहस्थ जीवन में आप है, उसके बाद संस्कार आपका खत्म। फिर लास्ट संस्कार बचता है, वो है भैया अंत्येष्टि संस्कार, जिसको आप मृत्यु संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन के बाद में, 13वीं 12वें दिन के बाद में आप देखते हैं कि भाई भात करवाया जाता है। फिर मुंड होता है, क्या नाम, शुद्ध होता है। तमाम प्रक्रिया होती है, 13 दिन की अलग अलग प्रक्रिया होती है। उसको फिर पूरा खिलाया जाता है सभी को, और
तमाम ब्राह्मण लोग खाते, 13 ब्राह्मण खाते हैं, सब कुछ होता है उसमें। ये अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस तरीके से आपके संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। दीर्घ उत्तरीय में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बात ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय में भी। निष्कर्षतः कह सकते हैं, यह संस्कार व्यक्ति को सामाजिक रूप से स्वीकार्य और धार्मिक रूप से शुद्ध बनाने की एक पूरी प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जो कि अन्य किसी धर्म में आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, केवल आपको सनातन धर्म में ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब खंड बा यानी सेक्शन बी की बात करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, नोट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तरों की सीमा 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 200 शब्दों से अधिक आपके लिए व्यवस्था नहीं की गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि 200 शब्दों से आप कम में लिखें, और अधिक भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हाँ, आपसे बता देगा चूंकि 2 ही घंटे का समय है, तो ऐसे में आप अपने हिसाब से लिखें। जाति व्यवस्था के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। प्रश्न ये पूछा गया था ना, डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, देखेंगे, जाति व्यवस्था प्राचीन भारत की एक जटिल सामाजिक व्यवस्था थी, जो जन्म पर आधारित थी और जिसने समाज को कठोर समूहों यानी जातियों में विभाजित कर दिया। ठीक है, जाति व्यवस्था की अगर बात की तो वो बड़ी जबरदस्त व्यवस्था। वैसे इसके गुण भी कई सारे हैं और कई सारे दोष भी हैं। सबसे पहले इसकी क्वालिटी को समझते हैं, मेरिट्स को। ठीक है, देखिए, सामाजिक स्थिरता इसमें होती थी। इसने समाज में एक अस्थायी व्यवस्था प्रदान की। हर व्यक्ति को अपनी जाति और कार्य क्षेत्र पहले से पता होता था कि हमको ये काम करना है, हमको ये काम करने का अधिकार दिया गया है, जिससे सामाजिक उथल पुथल कम हुआ करती थी। जैसे आजकल क्या है, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर लेता है, पहले ऐसा नहीं था। हर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र बटा होता था, हर व्यक्ति अपने अपने काम में अच्छे तरीके से काम करता था। जजमानी व्यवस्था पूरी तरीके से सफल थी। व्यवसायिक दक्षता, जन्म से ही बच्चों को पारिवारिक व्यवसाय यानी पुश्तैनी काम की शिक्षा मिलने के कारण से शिल्प और कला में उच्च विशिष्टीकरण हुआ करता था, स्पेशलाइजेशन जिसको आप कहते हैं। जब कोई बच्चा शुरू से वही चीज देखता है, शुरू से देखता है, जो 14-15 साल का होता है, तो उस काम में वो व्यक्ति पारंगत हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो चूंकि वही काम वो बार बार देखता है, बार बार सुनता है, और वो दक्षता आ जाती है। ठीक है, संस्कृति का संरक्षण, प्रत्येक जाति अपने पारंपरिक रिवाजों, ज्ञान और कलाओं जैसे संगीत, हस्तकला को सुरक्षित रखने में सफल रही, जिससे सांस्कृतिक विरासत बच गई। और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये भी जातियों में अपनी अपनी जाति के सभी लोग संस्कृति को सुरक्षित रखते आए, और इस तरीके से ये भी एक अच्छी व्यवस्था थी। आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। जाति एक सामाजिक सुरक्षा कवच यानी कि सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करती है, जहां कठिन समय में जाति के लोग एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करते हैं। अगर किसी जाति में कोई कम मतलब खतरा आ गया है, फिर कुछ आ गया, तो सभी जाति के लोग इकट्ठा होकर के चीजें करते हैं। जैसे अभी एक पता नहीं कौन सा पागल आईएएस है, ठीक है, उसने ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी है ब्राह्मण बहन बेटियों पर, ठीक है, जो उसको नहीं करना चाहिए। उस बड़े पद पर बैठ करके वह व्यक्ति धूर्त जैसी बातें कर रहा है। आईएएस उसको किसने बना दिया या किस तरीके से बन गया भगवान जाने, लेकिन इस तरीके की कठोर शब्दावलियों को बोलने से बचना चाहिए। ऐसे पद पर बैठ करके आप अकेले में जाकर के जो भी मन हो वो बोले, लेकिन आप किसी बड़े पद पर होकर के ऐसी बातों को बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए। ठीक है, हर एक जाति, हर एक धर्म की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। आप अपने जाति की बड़ाई करो, आप अपने धर्म की बड़ाई करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप किसी दूसरे की बुराई करके, किसी दूसरे को दबा करके आप अगर खुद ऊपर उठ रहे हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप इस तरीके से किसी बहन बेटी पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके खिलाफ उस पर केस भी तमाम सारे थानों वगैरह में किया गया। हालांकि ऐसे बोलने से हर व्यक्ति को बचना चाहिए, चाहे वो किसी ब्राह्मण की बात हो और चाहे किसी शूद्र की बात हो या किसी भी चीज की बात हो। वैसे हर एक नागरिक समान है। भारतीय संविधान ये सभी को स्वतंत्रता देता है कि सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, ऐसे में समानता के इस दौर में असमानता का भेदभाव क्यों करना। ठीक है, ऐसे में ये चीजें बिल्कुल गलत है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पे जाति के लोग अब एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करते हैं। कोई कमी आ गई किसी को तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। इसका दोष क्या है, जाति व्यवस्था का जो है अभी तक इतने जो है आपने समझा इसके फायदे। अब दोष समझिए, डीमेरिट्स। सामाजिक असमानता इसमें फैलती है। देखिए, यह सबसे बड़ा दोष है। इसने समाज को उच्च और निम्न में बांट दिया है। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी ऐसी कुरीतियों को भी जन्म दिया है। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि छुआछूत जैसी बीमारी भी आ गई है कि भाई जो उच्च वर्ग के लोग, जैसे ब्राह्मण जो होते थे, वो शूद्रों के हाथ का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करते थे, कहते थे हम शुद्ध हैं। और चूंकि शूद्र लोग यज्ञ भी धारण नहीं करते थे, ऐसे में उनको अशुद्ध मान लिया जाता था, उनको छूने से मना, या फिर कुछ ऐसे वो पेशे करते थे जिसकी वजह से उनको टच करने से वो अपवित्र मान लिए जाते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल गलत थी, वो खत्म की गई। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया गया। अनुच्छेद 17 जो भारतीय संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 17 को खत्म कर दिया गया।
गतिहीनता, लैक ऑफ मोबिलिटी, जन्म के आधार पर काम तय होने से व्यक्ति को अपनी प्रतिभा के अनुसार व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता वहां पर जाति व्यवस्था में नहीं थी। ठीक है, जिससे सामाजिक और आर्थिक प्रगति धीमी हो चुकी थी। लेकिन वर्तमान में यह भी है, एक शूद्र व्यक्ति भी टीचर बन सकता है, अध्ययन अध्यापन करवा सकता है, एक क्षत्रिय व्यक्ति भी अध्ययन अध्यापन करवा सकता है, एक वैश्य व्यक्ति भी जो है अध्ययन अध्यापन करवा सकता है, एक ब्राह्मण भी जाकर के साइकिल की दुकान खोल सकता है। ठीक है, एक क्षत्रिय जो है वो जाकर के जो है कुछ भी कामों कर सकता है, वो भी खेती कर सकता है, एक ब्राह्मण भी खेती कर सकता है, एक शूद्र जो है शिक्षा दे सकता है, एक शूद्र जो है, एक वैश्य जो होता है वो जो है शिक्षा दे सकता है, एक ब्राह्मण व्यापार कर सकता है। ठीक है, कोई भी, हर एक जाति के लोग अब सब सारे काम कर रहे हैं, कोई रोक टोक अब नहीं है, लेकिन पहले हुआ करते थे। राष्ट्रीय एकता में बाधक, कठोर जातिगत पहचान के कारण लोग अपनी जाति के प्रति अधिक वफादार रहे, जिससे व्यापक राष्ट्रीय एकता की भावना बाधित हुई। यानी कि केवल जाति तक ही सिमट करके रह गए, अपनी जाति को सर्वोपरि बनाने के लिए दूसरी जाति को उतना ज्यादा एक प्रकार से नहीं देखा गया। ये सब भी इसकी कमियां रही। इसके साथ ही साथ में श्रम का अपमान, कुछ व्यवसायों को निम्न या दूषित मान करके उनका तिरस्कार किया गया, जबकि वे समाज के लिए आवश्यक थे। जैसे चमड़े का काम करना हुआ, उसको बेकार माना गया। जो व्यक्ति चमड़े का काम करते थे उनको चमार कहा गया और उनको छूने से भी मना कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें जो हुई कहीं ना कहीं पे ये गलत थी। ऐसे में आप समझेंगे कि यही सब चीजें जो थी, कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक पेशा बराबर होता है। अब कोई किसी में कोई व्यक्ति पारंगत है, वो अपना 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 काम कर रहा है, तो ऐसे में उसको रोकना टोकना बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं होता है कि भाई आप ये काम करें तो आप हमको नहीं छू सकते। हालांकि वो बात अलग है कि भाई आपकी व्यक्तिगत राय क्या है उसी मुद्दे किसी मुद्दे पर, तो वो चीजें हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जहां जाति व्यवस्था ने प्राचीन भारत में व्यावसायिक दक्षता और स्थिरता दी, वहीं इसने मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाई और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया, जो आधुनिक भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और आज कहीं न कहीं इस चुनौती का सामना हो चुका है। सारी जातियां, आप सभी लोग अपने बराबर हैं, सारे हर व्यक्ति हर काम कर सकती है। देखिए, जब धर्म की बात हुई, वर्ण व्यवस्था आई, तो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही थी। वर्ण व्यवस्था में आप कर्म के अनुसार थी, आप अपने कर्म के अनुसार जो है अपनी जाति को मतलब कि अपने वर्ण को बदलते थे। 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्रह्मणो मुखमासीद बाहु राज्यान्य करता, उरु तदस्य वैश्या पदभ्याम शूद्रो जाता। 4 वर्ण थे, चारों के काम अलग अलग बटे हुए थे। जो व्यक्ति जिस काम में निपुण होता था उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा जाता था। जाति व्यवस्था मध्यकाल तक आते आते जो है उत्तर वैदिक काल में शुरू होती है और ये एक विकराल रूप धारण कर लेती है मध्यकाल तक आते। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है, परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। देखें, वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज का एक मूल आधार थी, जो आरंभ में कर्म यानी कार्य पर आधारित थी, लेकिन बाद में जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। वर्ण व्यवस्था पहले ठीक थी, बीच में आकर कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में समझते हैं। ऋग्वैदिक काल, आरंभ के समय में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। यहाँ 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जो क्रमशः विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकला, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघों से दोनों वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। पुरुष सूक्त में एक श्लोक लिखा जो मैंने अभी पढ़ा, ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, बाहु राजान्य करता, बाहु माने भुजाओं से, राजा यानी कि क्षत्रिय की उत्पत्ति, उरु उरु माने जंघा, उरु तदस्य वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से मानी गई। इस तरीके से आपने इन चीजों को देखा, इस तरीके से उत्पत्ति मानी गई और इस तरीके से जैसे अलग अलग काम शुरू हो चुका था। आरंभिक स्वरूप, शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म यानी कि ऑक्यूपेशन पर आधारित थी और इसमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी। जैसे एक ब्राह्मण व्यक्ति एक क्षत्रिय का काम कर सकता था, क्षत्रिय व्यक्ति ब्राह्मण का काम भी कर सकता था, शूद्र वैश्य का, वैश्य शूद्र का, ठीक है, वैश्य ब्राह्मण का, इस तरीके से काम कर सकते थे। और अगर अच्छे तरीके से काम करते तो उसको उस जाति का, उस वर्ण का मान लेते थे। इसमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग वर्ण के हो सकते थे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल व्यवस्था थी। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब इसमें जो है कठोरता आई तो फिर वही दिक्कत हुई। विकास और कठोरता, डेवलपमेंट एंड रिगिडिटी, उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक काल के बाद में आप देखेंगे, इस काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आनी शुरू हुई। कर्म के बजाय जन्म यानी बर्थ को वर्ण व्यवस्था का आधार बना दिया गया। धर्म सूत्र और स्मृति काल आ गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने इस व्यवस्था को और अधिक कठोर और नियमबद्ध बना दिया। अब वर्णों के बीच विवाह और खान पान के संबंध यानी जाति पर भी रोक लग गई, यानी कि कोई व्यक्ति किस जाति क्या खा सकता है, किस जाति क्या नहीं खा सकता, किस जाति में विवाह हो सकता है, किस जाति में विवाह नहीं हो सकता, ये सारे नियम जो है
लगने शुरू हो चुके थे। जाति का उदय, वर्णों के भीतर विशेष रूप से शिल्प और व्यवसाय के आधार पर कई उपसमूह बन गए जिन्हें जाति कहा गया। इस प्रकार 4 वर्णों के तहत हजारों जातियां अस्तित्व में आ चुकी थी। सामाजिक पदानुक्रम इसमें था, जैसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान मिला, शूद्रों को सबसे निम्न स्थान माना गया, जिससे सामाजिक गतिशीलता यानी सोशल मोबिलिटी लगभग में समाप्त हो चुकी थी। इस तरीके से आप देखते हैं समाज में कहीं ना कहीं पे सामाजिक गतिशीलता नहीं थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो शूद्र है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता था, जो ब्राह्मण है वो वैश्य नहीं बन सकता था या शूद्र नहीं बन सकता था। इस तरीके से व्यवस्था हो चुकी थी, यानी कि सोशल मोबिलिटी इसमें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। सामाजिक गतिशीलता जो थी उसमें नहीं थी। ठीक है, आगे देखेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था की यात्रा कर्म पर आधारित लचीली प्रणाली से शुरू हुई और धीरे धीरे जन्म आधारित कठोर और पदानुक्रमित, ठीक है, जाति व्यवस्था में विकसित हुई और इस तरीके से आप देखते हैं चीजें संपन्न हुई, जिसने भारतीय समाज की संरचना को अस्थायी रूप से प्रभावित किया और आज भी प्रभावित कर रही है। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय का, आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आश्रम व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन दी आश्रम सिस्टम। आश्रम व्यवस्था, आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम होते हैं, 25-25 सालों के होते हैं। ठीक है, 4 आश्रम कौन कौन से? पहला आश्रम होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम है, व्यक्ति की उम्र को 100 साल का मान करके 4 आश्रम बांटे गए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आश्रम व्यवस्था प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक अद्वितीय ढांचा है जो और कहीं पर देखने को नहीं मिलता, जो मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे 25-25 वर्ष की 4 अवस्थाओं या 4 आश्रमों में विभाजित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये रहा, उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को पुरुषार्थों, खास करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए इन आश्रमों की बड़ी जरूरत पड़ती थी। इन्हीं आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति जो है विश्राम स्थल होते थे, पुरुषार्थ प्राप्ति के विश्राम स्थल, एक ब्रेकर होते थे, एक विश्राम गृह होते थे जहां पर व्यक्ति विश्राम करता था। 25 साल तक, 25-25 साल तक एक होता था स्टॉपेज। उसकी प्राप्ति के लिए व्यवस्थित और संतुलित जीवन जीने का एक मार्ग प्रदान करते थे कौन? आश्रम व्यवस्था। 4 आश्रम जो थे कौन कौन से थे? पहला आश्रम था बेटा ब्रह्मचर्य आश्रम। बच्चा जन्म लेता था, उससे वहां से लेकर के जब तक 25 साल का बच्चा हो नहीं जाता था तब तक का जो समय है ये ब्रह्मचर्य आश्रम का समय माना जाता था। उद्देश्य इसका यह था कि शिक्षा, ज्ञान और अनुशासन प्राप्त करना। यहाँ पर बच्चा 0 से 25 साल तक क्या करता था? शिक्षा प्राप्त करता था, ज्ञान के बारे में जानता था, नॉलेज इकट्ठा करता था और अनुशासन भी सीखता था। कर्तव्य क्या था? गुरु के पास रह करके सादा जीवन बिताना, वेदों का अध्ययन करना और संयम का पालन करना। यहाँ पर संयम वगैरह था, स्त्री वगैरह को नहीं देखना, ये सब चीजें इसमें आ जाती थी। ठीक है, लड़की के पास न जाना, ये सब चीजें जो है यहाँ पर शामिल थी। कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं गुरु के पास रहकर सादा जीवन व्यतीत करना, कोई एक प्रकार से यहाँ पर सुख की चीजें नहीं करना। आपको भिक्षा मांगना है, आपको कुछ, मतलब सब कुछ आपको करना पड़ता था। यहाँ पर आपको कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई थी। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। अब जब आप 25 साल के हो जाते थे तब तक आप शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा के बाद में आप वेद वगैरह पढ़ करके जब घर पे आते थे तो उसके बाद में आपकी शादी होती थी। गृहस्थ आश्रम में तब आप प्रवेश करते थे। 25 साल से लेकर के 50 साल तक की अवस्था जो थी वो गृहस्थ आश्रम की अवस्था मानी जाती है। इसका उद्देश्य था कि विवाह करने करके परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों यानी धर्म का पालन करना। आप धर्म का पालन करें, समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं, विवाह करें और अपनी बीवी, अपने बच्चों की देखभाल करें 50 साल तक की उम्र तक। कर्तव्य क्या था? संतान की उत्पत्ति करें, धन कमाएं यानी अर्थ का पालन, मतलब रुपया पैसा कमाएं और सुखों का उपभोग करें, यानी काम की इच्छाएं, जितनी आपकी इच्छाएं हैं अपनी पत्नी के साथ अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करें। तथा 5 महायज्ञों को पूरा करना। इसमें 5 महायज्ञ होते हैं, पितृ यज्ञ, ऋण, तमाम सारे यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों को पूरा करना इसमें। इससे सभी आश्रमों के आधार माना जाता है। यानी अगर गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम चलते हैं। एक गृहस्थी जो जीवन होता है वही से आप देखते हैं सन्यासी उसी पर डिपेंड होता है, उसी पर सब व्यक्ति ही डिपेंड होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ। गृहस्थ का अनुभव और ब्रह्मचर्य आश्रम का ज्ञान दोनों को लेकर के आगे बढ़ता है वानप्रस्थ आश्रम। 50 साल से लेकर के 75 साल की उम्र, धीरे धीरे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना। कर्तव्य, घर छोड़ करके वन में निवास करना। वान माने जंगल, प्रस्थ माने प्रस्थान करना, जंगल के प्रस्थान करना वानप्रस्थ का अर्थ होता है। तो घर छोड़ करके वन में निवास करना,
तपस्या और ध्यान करना, और समाज से दूरी बना करके रहना। यहाँ पर वानप्रस्थ में शामिल होता है। और चौथा आश्रम होता है संन्यास आश्रम, सबसे लास्ट आश्रम। 75 साल से लेकर के 100 वर्ष की अवस्था तक का व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना इसका उद्देश्य था। कर्तव्य यह था कि पूर्ण रूप से विरक्त होकर के घूमना, भिक्षाटन करना और केवल ईश्वर के ध्यान में लीन रहना, सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए तमाम प्रकार के जतन वगैरह करना। आप नाम जप करते रहे, आराम से चीजें होती रहेगी। ये था आश्रम व्यवस्था। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था मनुष्य के जीवन को एक सुनियोजित और प्रगतिशील मार्ग देती है, जो उसे भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, जिससे समाज और व्यक्ति दोनों का कल्याण सुनिश्चित होता है। इसमें आप भौतिक चीजों का सुख सुविधा भी प्राप्त कर पाएंगे, और इसमें आप जो है आध्यात्मिकता में आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर पाएंगे। सब कुछ एक आश्रम व्यवस्था देता है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपके लघु उत्तरीय का आ चुका है भाई। प्रश्न, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। देखिए, सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों, विशेष करके कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा दिया गया एक प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य 7 अनिवार्य अंगों यानी एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें 7 अंग होते हैं। ठीक है, जो राज्य को एक जीवित इकाई की तरह मानते हैं, और इन्हीं 7 अंगों से मिलकर के ही राज्य बनता है। ये 7 अंग जो होते हैं, अगर राज्य से अलग हो जाए तो राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। 7 अंग कौन कौन से हैं, आप उसी को समझें। पहला अंग है बेटा स्वामी, यानी किंग, या इसको आप कहते हैं सॉवरेन, यानी जो राजा होता है वो पहला राज्य का प्रमुख होता है। उसे विद्वान, संयमी और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। एक राजा को कैसा होना चाहिए? विद्वान होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और धर्म का पालन करने वाला राजा होना चाहिए। राज्य की सफलता पूरी तरह से एक राजा पर ही निर्भर करती है, तो राज्य के चलाने के लिए एक राजा का होना यानी स्वामी का होना बहुत जरूरी है। दूसरा आपका तत्व होता है सप्तांग सिद्धांत में, दूसरा अंग है राज्य का अमात्य। अमात्य माने होता है मिनिस्टर, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, मतलब कि जो प्रशासन चलाने के लिए होता है। राजा के सलाहकार और प्रशासक जो होते हैं वो अमात्य कहे जाते हैं। उनका कार्य राज्य के शासन को कुशलता पूर्वक चलाना होता है, जो राजा को समय समय पर हर एक मुद्दे पर सलाह वगैरह दिया करते हैं। तीसरा होता है जनपद यानी राष्ट्र, यानी कि टेरिटरी होनी चाहिए, इसको आप कह सकते हैं पॉपुलेशन। उपजाऊ भूमि और वफादार प्रजा होनी चाहिए राजा की, यह राज्य का भौतिक और मानव आधार होता है। चौथा होता है दुर्ग, यानी कि इसको कह सकते हैं जैसे फोर्टिफाइड कैपिटल, यानी कि एक राजधानी होनी चाहिए जहां पर एक किला होना चाहिए, उसी किले में सारे संपन्न चीजें हो, किला मजबूत होना चाहिए। सुरक्षा का साधन होता है किला, यह राज्य की राजधानी को बाहरी आक्रमणों से बचाता है, इसलिए किला भी होना चाहिए एक राज्य में। ये अगला अंग है। पांचवा अंग होता है कोष। कोष माने क्या होता है? ट्रेजरी, यानी कि कोष माने तो पैसा वैसा जहां रखा था, खजाना राजा का, राज्य का खजाना। यह सेना और प्रशासन के खर्चों के लिए आवश्यक होता है। कौटिल्य के अनुसार कोष धर्म के द्वारा अर्जित होना चाहिए, यानी कि जबरदस्ती नहीं, धर्म के अनुसार जो है पैसा कमाना चाहिए राजा को। अगला है आपका दंड यानी बल। आर्मी यानी मिलिट्री पावर भी होनी चाहिए। सेना, यह राज्य की रक्षा करता है सेना, और आंतरिक शांति बनाए रखता है। सेना को वफादार और अनुशासित होना चाहिए, ये बात भी है। इसके अलावा सातवां है मित्र, यानी कि एक फ्रेंड होना चाहिए राजा का, एक दूसरा राज्य मित्र होना चाहिए, पड़ोसी राज्य जो सहायक हो राजा का। ये युद्ध और शांति दोनों में राज्य का समर्थन करते हैं, और इस तरीके से ये आपके 7 अंग होते हैं राजा के लिए। दुर्ग हो गया, ठीक है, अमात्य हो गया, स्वामी हो गया, कोष हो गया, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो है एक पड़ोसी राज्य मित्र हो गया, ठीक है, खजाना हो गया, ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। क्लियर? निष्कर्षतः कह सकते हैं कि सप्तांग सिद्धांत एक व्यापक और व्यवहारिक राजनीतिक ढांचा है, जो यह दर्शाता है कि एक राज्य तभी सफल हो सकता है जब उसके सभी अंग यानी 7 अंग स्वस्थ और एकजुट हो। यह आधुनिक राज्य की अवधारणा के भी काफी करीब है, यानी आज भी आप देखते हैं अगर देश को चलाना है तो इसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 5वां प्रश्न है उसका लघु उत्तरीय का। प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था क्या थी, वर्णन कीजिए। What was the irrigation system in ancient India? Describe. आपने इन चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ देखा होगा, अपने पेपर में देखा होगा, पेपर में सारे क्वेश्चन पूछेगा, उसी पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है पेपर सॉल्व करवाता हुआ मुझे देख करके? चले अगला, प्राचीन भारत में कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी, और मानसून की अनिश्चितता के कारण सिंचाई यानी इरिगेशन व्यवस्था का विकास अत्यंत जरूरी था। सिंचाई के साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिल जाते हैं, ठीक है, और मौर्य काल और गुप्त काल तक भी सिंचाई की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। सिंचाई किन किन साधनों से होती थी उसको भी जान लेते हैं।
देखें, जैसे कुएं होते थे, वेल्स, यह सिंचाई का सबसे सामान्य और प्राचीन साधन था। व्यक्तिगत किसान या समुदाय के द्वारा कुएं खोदे जाते थे, जिनका उपयोग जल निकालने के लिए किया जाता था। यानी कि गड्ढा एक होता था, कुआं खोदा जाता था, उससे जो है पानी निकाल करके और खेती करी जाती थी, सिंचाई की जाती थी। दूसरा होता था सिंचाई करने का साधन तालाब और झीलें, ठीक है, टैंक्स एंड लेक्स। वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया जाता था। वो एक खुदाई कर दी जाती थी जहां पर पानी भर जाए, वर्षा पानी हो तो, ठीक है। दक्षिण भारत में यह व्यवस्था विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ करती थी। यानी कि एक टैंक बनवा दें या एक झीलें होती थी, उसमें पानी भरा रहे तो उसी पानी का उपयोग करके हम ढेकुली वगैरह का प्रयोग करके हम सिंचाई कर ले खेतों का। नहरें भी बनवाई जाती थी, कैनल। मौर्य काल और उसके बाद नहरों के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सुदर्शन झील, जो कृत्रिम जलाशय था, एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक झील था सुदर्शन झील, उसका निर्माण किया गया था, जिससे नहरें निकाली गई, उसी झील से नहरें निकाली गई थी जहां से पानी बहता था और उससे लोग, किसान लोग सिंचाई किया करते थे। जल संग्रहण बांध, बड़े बांधों का निर्माण नदी के पानी को मोड़ने और संग्रहित करने के लिए किया जाता था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रशासनिक भूमिका की अगर बात की जाए तो राज्य का नियंत्रण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य सिंचाई सुविधाओं के निर्माण और रख रखाव में सक्रिय रूप से शामिल हुआ करते थे और सिंचाई के उपयोग पर कर, जैसे कि उदक या भाग या सेतुबंध लगता था, तो इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। तो प्रशासनिक भूमिका ये थी। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शासकों ने कृषि की उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया, कुओं की खुदाई करवाई और जलाशयों को बनवाया। एक जटिल जाल का विकास किया जिससे सिंचाई व्यवस्था एक सुदृढ़ हो सके और एक अस्थायी तरीके से सिंचाई हो सके, जो उस समय की तकनीकी कुशलता को दर्शाता है। और इस तरीके से आपने चीजों को समझा। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आ चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध और महानतम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी गुप्त काल में हुई थी। कुमार गुप्त प्रथम ने लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, जो कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी मानी जाती है। विशेषताएं और महत्व। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नालंदा केवल भारतीय छात्रों के लिए नहीं बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया जैसे देशों के हजारों छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग यहाँ अध्यापन के लिए आया करते थे, ठीक है। शिक्षा का क्षेत्र, यह मुख्यतया बौद्ध धर्म यानी विशेष करके महायान शाखा की शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, लेकिन यहाँ वेद, तर्कशास्त्र, लॉजिक, व्याकरण, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। विशाल पुस्तकालय, विश्वविद्यालय में धर्मगंज नामक एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें लाखों पांडुलिपियां हुआ करती थी। प्रशासन की बात किया तो यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था जो दान यानी विशेष करके राजाओं और धनी व्यापारियों से चलता था और इसका प्रबंधन बहुत उच्च और लोकतांत्रिक हुआ करता था। ये बात ध्यान रखेंगे। पतन की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी के अंत में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आक्रमणकारियों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया, जिससे भारत की शैक्षिक और बौद्धिक विरासत को भारी क्षति पहुंची। निष्कर्षतः नालंदा न केवल एक विश्वविद्यालय था बल्कि ज्ञान और सहिष्णुता का एक बहुत सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था, जिसने प्राचीन भारत की शैक्षिक गरिमा को विश्व पटल पर स्थापित किया। और नालंदा यूनिवर्सिटी आप देखते हैं उसमें जो पुस्तकालय था वो दुनिया भर में आज भी जाना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आपने इसको समझा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बारी है। खंड सा सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात की जाए तो इनके 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 क्वेश्चंस होते हैं। 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम लिखना होता है। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीजों को आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहला, प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। देखिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य स्टेट की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण विषय रहा है।
विभिन्न ग्रंथों जैसे वेद, महाभारत और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले कई सिद्धांत मिलते हैं। इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले ही दैवीय यानी कि दैवीय श्रेणी, दूसरा है सामाजिक अनुबंध और तीसरा है विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दैवीय सिद्धांत की बात की है तो इसका क्या, डिवाइन थियरी। मूल विचार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और राजा की उत्पत्ति सीधे ईश्वर यानी देवता के द्वारा की गई थी। राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया था और राजा कहीं न कहीं पे ईश्वर के द्वारा ही भेजा गया था, ऐसा माना जाता था इसमें। साहित्यिक साक्ष्य इसके क्या हैं? शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण जैसे वैदिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए यह माना जाता था कि अराजकता यानी मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय क्या होता है? अराजकता, मतलब कि कहां पर कोई राजा नहीं था, मत्स्य न्याय था, जिसके जो बड़ी मछली होती है, जैसे जैसे बड़ी मछली जो होती है छोटी मछली को खा जाती है, ऐसे ही क्या होता था, ऐसे ही अराजकता फैली हुई थी समाज में। समाज में जो बड़े लोग थे वो छोटे लोगों को दबा रहे थे। तो उसी अराजकता को यानी मत्स्य न्याय को खत्म करने के लिए, उससे बचने के लिए देवताओं ने इंद्र या किसी अन्य देवता को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसको बना करके पृथ्वी पर भेजा। महत्व सिद्धांत का यह है कि इस सिद्धांत ने राजा को असीमित अधिकार यानी डिवाइन अथॉरिटी दे दी, जो कि इतने राजा को अथॉरिटी नहीं मिलनी चाहिए, जिससे उसकी आज्ञा का पालन करना प्रजा का धार्मिक कर्तव्य बन गया था। इसका उद्देश्य राज्य की शक्ति और स्थिरता को स्थापित करना था, ताकि राज्य में जो है अराजकता ना फैले और सभी जनता राजा की बात को सुने और माने। धर्म के साथ राजा को जोड़ दिया गया, राजा को ईश्वर की संतान माना गया। ये था सिद्धांत इसका। दूसरा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सामाजिक समझौता इसको कहते हैं। मूल विचार, यह सिद्धांत बताता है कि राज्य की उत्पत्ति आपसी सहमति या एक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह मनुष्य के द्वारा अराजकता यानी मत्स्य न्याय की स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास किया गया था। और सामाजिक समझौते का सिद्धांत बेसिकली जीन जैक्स रूसो, ठीक है, और इन सभी लोगों ने इस पर काम किया है। रूसो हो गए, थॉमस हॉब्स हो गए, जॉन लॉक हो गए, इन सभी लोगों ने इस पर काम किया और इस सभी लोगों ने बताया ये सिद्धांत। साहित्यिक साक्ष्य इसके क्या है? महाभारत शांति पर्व में, इस ग्रंथ में कहा गया है कि जब दुनिया में अव्यवस्था यानी कि अव्यवस्था फैल चुकी थी, तो लोगों ने ब्रह्मा के पास जाकर के एक शासक की मांग की कि शासक बनाइए। ब्रह्मा ने मनु को पहला राजा बनाया, जिसके बदले में प्रजा ने राजा को अपनी उपज का एक हिस्सा भाग देने का वादा किया। ठीक है, तो ये राजा बनाए गए। तो इस तरीके ये था सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसी को आगे चल करके रूसो, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो और जॉन लॉक, इन सभी लोगों ने काम किया इस पर। बौद्ध साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय में भी एक समान कहानी मिलती है, जहां लोग अव्यवस्था से बचने के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुनते हैं और उसे अपने अनाज का एक हिस्सा देते हैं, जिसे महासम्मत कहा गया है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों मतलब कि बौद्ध ग्रंथों में इस तरीके से ये था। महत्व ये था इस सिद्धांत का कि यह सिद्धांत राजा को निरंकुश होने से रोकता है, क्योंकि उसकी शक्ति का आधार प्रजा की सहमति है। प्रजा की सहमति बिखर गई तो राजा भी बिखर जाता था। तीसरा सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, वो है विकासवादी सिद्धांत, एवोल्यूशनरी थियरी। मूल विचार इसका क्या है? देखिए, यह सिद्धांत मानता है कि राज्य ना तो अचानक ईश्वर की रचना है कि ईश्वर ने राजा को बना दिया हो, और ना ही एक एकल समझौता यानी कि एक समझौता हुआ और राजा बना दिया गया, बल्कि यह दीर्घकालिक विकास का परिणाम है। लगातार होते होते ऐसा हुआ होगा, जिसमें परिवार पहले आया, फिर वंश का निर्माण हुआ, फिर गांव बना, फिर छोटे सामाजिक समूह का निर्माण हुआ, फिर वहां से निकल करके बड़े राजनीतिक समूह यानी राज्य का निर्माण हुआ, और इस तरीके से उस राज्य का एक मुखिया बना जो राजा कहलाया। इस तरीके से परिवार से गांव, गांव से छोटे सामाजिक समूह, उससे बड़े फिर राजनीतिक समूह यानी राज्य का निर्माण हुआ, और इस तरीके से जो है एक राजा का उत्पत्ति हुई। साहित्यिक साक्ष्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और अन्य ग्रंथों में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्य के सभी अंगों जैसे जनपद, बल, कोष, इनके व्यवस्थित विकास पर जोर दिया गया है, जो एक विकासवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी विकासवादी सिद्धांत जो है वो सबसे पावरफुल सिद्धांत है, सबसे जबरदस्त सिद्धांत है किसी भी राज्य की उत्पत्ति का। ठीक है, राज्य यानी देश की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में दैवीय सिद्धांत सबसे प्रभावशाली रहा, जिसने राजा की शक्ति को वैधता दी। हालांकि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की उपस्थिति यह दिखाती है कि भारतीय विचारकों ने राजा की शक्ति को नैतिक और सहमति आधारित बनाने का प्रयास भी किया, जो उस समय के राजनीतिक दर्शन की गहनता को दर्शाता है। लेकिन वास्तव में जो राज्य की उत्पत्ति हुई विकासवादी सिद्धांत के द्वारा हुई, एक बैग राज्य की उत्पत्ति हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो आपने इन चीजों को समझा।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय का है। प्रश्न है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्यन पीरियड। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में सीधे तौर पर आएगा। देखिए, मौर्य काल लगभग में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व को प्राचीन भारतीय इतिहास में शक्तिशाली केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इस व्यवस्था की विस्तृत जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलता है। मेगास्थनीज विदेशी यात्री था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि भारत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। पहली चीज, केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था। राजा यानी किंग होता था, प्रशासन का मुखिया, और सभी शक्तियों का केंद्र जो होता था राजा के पास होता था। वह कानून का निर्माण करता था, मुख्य न्यायाधीश भी राजा ही होता था, और सेना का सर्वोच्च कमांडर भी राजा ही होता था। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना होता था, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा होता था मंत्री परिषद। राज व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल की? देखिए, मंत्री परिषद, राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री तीर्थ कहलाते थे। जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते थे उनको तीर्थ कहते थे, जिनकी संख्या लगभग में 18 तीर्थ की व्यवस्था थी। जैसे समाहर्ता, राजस्व संग्रहकर्ता, सन्निधाता, कोषाध्यक्ष, जैसे तमाम मंत्री हुआ करते थे जो कि राजा को सलाह देते थे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय में। विस्तृत नौकरशाही भी उस समय हुआ करती थी। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की एक विशाल और संगठित नौकरशाही भी हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेसी। अमात्य उच्च अधिकारी होता था, जो चाणक्य जो थे अमात्य के पद पर ही थे, महाअमात्य थे, ये सबसे बड़े पद पर थे, प्रधानमंत्री थे चाणक्य, इसके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रशासन के विभिन्न विभागों का नेतृत्व करते थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अमात्य जो होते थे। दूसरा है प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था मौर्य काल में, वो कैसा था उसको समझे। ठीक है, प्रांतीय विभाजन, पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ होता था, जिनके प्रमुख अक्सर राज परिवार के सदस्य हुआ करते थे, जिनको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। नगर प्रशासन, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। नगर प्रशासन को चलाने के लिए 6 समितियों का एक बोर्ड हुआ करता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। ये समितियां उद्योग, विदेशियों, जन्म मृत्यु, पंजीकरण, व्यापार और विनिर्माण जैसे कार्यों की देखरेख भी किया करती थी। ग्राम प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, जिसका प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था, यानी गांव का जो मुखिया था उसको ग्रामीणी कहते थे। जैसे आजकल गांव का मुखिया को प्रधान कहते हैं, ऐसे ग्रामीणी होता था। वह गांव के मामलों को स्थानीय स्तर पर संभालता था। और इस तरीके से पूरा मौर्य काल व्यवस्थित था। राजस्व और सेना की व्यवस्था कैसी थी? रेवेन्यू एंड मिलिट्री सिस्टम कैसा था मौर्य काल का, उसको समझे। देखिए, राजस्व, राज्य का मुख्य राजस्व स्रोत भूमि कर यानी भाग होता था, जो उपज का 1/6वां भाग मिलता था राजा को। इसके अलावा सीमा शुल्क, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमा में आता तो उससे भी शुल्क मिलता था। नमक पर कर लगता था, और सिंचाई कर भी वसूले जाते थे राजा के द्वारा जनता से। सैन्य व्यवस्था कैसी थी? देखिए, मौर्यों के पास एक विशाल और संगठित सेना हुआ करती थी, जिसे 6 विभागों यानी पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और आपूर्ति सेना यानी कि सेना की एक टुकड़ी रखी रहती थी। अगर सेना की कमी होती तो वहीं से सेना की आपूर्ति होती थी। तो पैदल सेना होती थी, घुड़सवार दूसरी, हाथी वाली सेना तीसरी, चौथी रथ पे बैठने वाले, पांचवी नौसेना यानी जल वाली, और छठवीं आपूर्ति, यानी कि 6 विभाग थे सेना के। राजा सेना का सर्वोच्च कमांडर था, और सेना अध्यक्ष को सेनापति कहा जाता था। यानी कि हर एक सेना का अपना अपना अध्यक्ष, रथ वाले का अलग सेनापति, हाथी का अलग, घुड़सवारों का अलग, पैदल सेना का अपना अपना कमांडर होता था, ठीक है। लेकिन सभी का मुखिया कौन होता था? जो एक महान सेनापति होता था वो, और फिर उससे ऊपर कौन होता था? राजा होता था। गुप्तचर व्यवस्था और धर्म महामात्र कैसे थे? गुप्तचर या धर्म महामात्र की अगर बात की जाए, देखिए, गुप्तचर व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य में एक अत्यंत कुशल गुप्तचर प्रणाली हुआ करती थी, जो राजा को पूरे साम्राज्य की जानकारी प्रदान किया करती थी। अशोक का योगदान, सम्राट अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, जिनका कार्य साम्राज्य में धर्म यानी नैतिक नियम का प्रचार प्रसार करना था, और लोगों के कल्याण की देखभाल भी किया करते था, जो खास करके अशोक का योगदान रहा मौर्य काल में। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मौर्यों की प्रशासन व्यवस्था केंद्रीकृत, कुशल और विस्तृत थी। इसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीपीय द्वीप के एक बड़े हिस्से को एक राजनीतिक इकाई के तहत लाया था, और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। और भविष्य के भारतीय साम्राज्यों के लिए एक प्रशासनिक आदर्श स्थापित करने का काम इसी ने किया था, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्राचीन भारत में भू स्वामित्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस लैंड ओनरशिप इन एंशिएंट इंडिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5वें का, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्राचीन भारत में भू स्वामित्व व्यवस्था कैसी थी? प्राचीन भारत में भू स्वामित्व यानी लैंड ओनरशिप की जो प्रकृति थी एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। इस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। विभिन्न कालखंडों और ग्रंथों जैसे कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र में भू स्वामित्व के अधिकार राजा के पास, कृषक के पास और समुदाय के बीच अलग अलग जगहों पर बटे हुए थे। ठीक है, कुछ चीजें राजा कंट्रोल करता था, कुछ चीजें कृषक स्वयं और कुछ चीजें समुदाय लोग कंट्रोल करते थे। राजा का भू स्वामित्व कैसा था? देखिए, राजा जो होता था, सैद्धांतिक दावा, कई प्राचीन भारतीय विचारक विशेष करके मनु ने यह विचार व्यक्त किया है मनुस्मृति में कि राजा सभी भूमि का मालिक होता था। यह दावा इस आधार पर किया गया था कि राजा भूमि की रक्षा करता था, इसलिए वो सभी भूमि का मालिक हुआ करता था। राजकीय भूमि जिसको सीता कहते थे। मौर्य काल में कौटिल्य ने सीता नामक उस भूमि का वर्णन किया है जो सीधे राज्य के नियंत्रण में हुआ करती थी। सीता एक भूमि होती थी जिसको राजा जिस पर राजा का कंट्रोल होता था। इस पर राज्य के द्वारा नियुक्त कर्मचारी या शूद्र किसान खेती करते थे। राजा कहता था कि भाई तुम खेती करोगे और खेती का इतना % मुझे दोगे, इतना % तुम रखोगे। ठीक है, और पूरी उपज किसकी होती थी? राज्य की होती थी। और उसको कुछ या तो टैक्स मिलता था, जो या तो नौकरी पर रखते थे व्यक्ति को काम करने के लिए, या फिर कुछ उनको अनाज का भाग दे देते थे। अनाज का कुछ भाग या मिलता था या फिर पैसा मिलता था। कर का अधिकार, राजा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार यह था कि वह भूमि पर कर यानी कि भाग लगा सकता था, जिसे उसकी संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। यह स्वामित्व से अधिक राजस्व का अधिकार हुआ करता था। राजा जो होता था सभी भूमि पर टैक्स लगाता था, इसलिए राजा ही स्वामी मतलब भूमि का मालिक था। कुछ लोग कहते हैं कृषकों का भू स्वामित्व था, मतलब कृषकों के पास भूमि का मालिक, उनकी मालिकाना हक जो है खेती करने वालों के पास था। वास्तविक अधिकार, अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि व्यवहार में किसान ही अपनी जमीन के वास्तविक मालिक हुआ करते थे। वे जमीन को बेच भी सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे और दान भी कर सकते थे किसी को। ये बात जैसे आजकल हमारे लोगों के पास भूमि है, ऐसे पहले भी हुआ करती थी। ऐसा कुछ विद्वान बताते हैं कि उसको हम बेच भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं और किसी को गिरवी भी रख सकते हैं, किसी को बटैया वगैरह पर भी दे सकते हैं। साहित्यिक साक्ष्य इसके क्या मिलते हैं? स्मृतियों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति जंगल की जमीन को साफ करके खेती योग्य बनाता था वह उस जमीन का मालिक बन जाता था। यानी जंगल की भूमि को अगर काटता था, साफ सफाई करके उस पर खेती करता था, तो उस भूमि का मालिक मतलब की मालिकाना हक उसी व्यक्ति को जाता था जिसने साफ सफाई करके खेती बनाई। भूमि के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर के कई अभिलेखीय साक्ष्य भी मिलते हैं जिसमें भूमि को लिखा गया। जैसे आजकल क्या होता है, कागज होता है भूमि का, उसको लिख करके मतलब किसी के दूसरे के नाम कर देते हैं भूमि। ऐसे पहले भी हुआ करते थे, उसके प्रमाण मिले हैं। सामुदायिक भूमि, गांवों में कई प्रकार की भूमि सामुदायिक स्वामित्व में हुआ करती, जैसे कि आजकल ग्राम समाज है, ठीक है, ऐसे ही होती थी। जैसे कि चारागाह वगैरह हो गई या वन भूमि हो गई, जिस पर पूरे गांव का अधिकार होता था, जिसको ग्राम समाज, चारागाह या जो है इस प्रकार की जमीन को बोलते थे। तीसरा होता है गुप्त काल के बाद सामंतवाद का उदय हुआ, और यहां पर आप देखते किस तरीके से चीजें हुई। देखिए, भूमि अनुदान, गुप्त काल के बाद राजाओं ने ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को राजस्व संग्रह के अधिकार के साथ साथ भूमि दान देना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों को दान दिया राजाओं ने, मंदिरों और अधिकारियों को दान दिया, सभी को भूमि दे देते थे, भाई इतनी भूमि तुम्हारी हो गई। ठीक है, अब यहीं से सामंत बनना शुरू हो गए। इन भूमि अनुदानों ने सामंतों यानी फेडरल लॉर्ड्स के उदय को जन्म दिया, जो दान में मिली भूमि पर स्थानीय रूप से अर्थ स्वतंत्र शासक बन गए थे। इससे किसानों का स्वामित्व कमजोर हुआ और वे धीरे धीरे सामंतों के अधीन हो गए। यानी जिसको राजा ने दान कर दिया वो भूमि का मालिकाना हक उसके पास हो गया, और राजा के अंडर में अब नहीं बल्कि उन सामंतों के अंडर में किसान जो है काम करने लगे। उन्हीं सामंतों से राजा टैक्स देता था, और राजा सामंतों से टैक्स लेता था, और सामंत लोग जो है किसानों से टैक्स वगैरह लिया करते थे। सामंत यानी एक मालिकाना हक मिल जाता था, एक एरिया को उनको मिल गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भू स्वामित्व का स्वरूप समय के साथ विकसित हुआ। आरंभ में कृषक ही वास्तविक मालिक होते थे, जबकि राजा का अधिकार मुख्य रूप से कर यानी भाग लेने तक ही सीमित था। राजा केवल टैक्स लेता था। बाद के कालों में विशेष करके भूमि अनुदानों के कारण राजा और सामंतों का नियंत्रण बढ़ चुका था और कृषकों के अधिकार धीरे धीरे कमजोर होते चले गए थे। इस तरीके से भू व्यवस्था मैंने आपको बताई प्राचीन भारत की, जो आपने देखा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, श्रेणियों के कार्यों का वर्णन कीजिए तथा प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन में उसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ
गिल्ड्स एंड एबिल्यूट देयर इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक लाइफ। श्रेणी के क्या कार्य होते थे? गिल्ड यानी जो व्यापारियों का संगठन होता था एक समय, एक टाइप के, उनका क्या था? देखिए, व्यवसायिक विनियमन, मतलब कि रेगुलेशन। श्रेणियां अपने सदस्यों के लिए कार्य के नियम, गुणवत्ता के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी और वस्तुओं की कीमतें खुद ही डिसाइड करती थी कि किसी भी वस्तु को कितने दाम पर बेचना है, कौन से नियम बनाए जाएंगे ताकि बाजार में निष्पक्षता बनी रहे, और इस तरीके से श्रेणियों का ये सारा काम होता था। कच्चे माल की आपूर्ति, वे सामूहिक रूप से अपने सदस्यों को कच्चा माल उपलब्ध कराती थी श्रेणियां, जिससे उत्पादन की लागत कम भी हो जाती थी। ठीक है, इस तरीके से वो श्रेणी जो होती थी, एक टाइप का व्यापार करने के लिए एक ही व्यवसाय या व्यापार से संबंधित लोगों के संगठन को, संघ को श्रेणी कहते थे। न्यायिक कार्य भी ये लोग करती थी। श्रेणियां अपने सदस्यों के बीच विवादों का निपटारा भी स्वयं करती थी। उनके अपने नियम यानी श्रेणी धर्म होता था, और वे एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य भी करती थी। मामला जब बढ़ जाता था तो राजा महाराजा के पास जाते थे, बाकी जो है अधिकतर मामले जो है श्रेणियां ही निपटा लेती थी। बैंक और वित्त, श्रेणियां पैसे जमा करने यानी कि डिपॉजिट्स और ऋण देने यानी लैंड्स, लोन्स वगैरह देने का भी काम करती थी। वे मंदिरों, सार्वजनिक कार्यों और दान के लिए भी जमा राशि का निवेश करती थी, जिससे वे आधुनिक बैंकों की तरह काम करती थी। श्रेणियों से लोग जो है उनको पैसा देते थे, जमा कर लेती थी, वहां से पैसा लोग निकालते भी थे, सबका बायोडाटा जो है बैंक आज रखता है, ऐसे ही काम करती थी श्रेणियां। ठीक है, कल्याणकारी कार्य भी किया करती थी। वह अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थी, जैसे जरूरत के समय आर्थिक मदद करना और उनकी विधवाओं और बच्चों का समर्थन भी करना। ठीक है, ये सब काम भी श्रेणियां किया करती थी, जो उनके सदस्य के लोग होते थे उनके लिए। प्राचीन भारतीय आर्थिक जीवन में महत्व इसका क्या रहा? इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट इंडियन इकोनॉमिक लाइफ में श्रेणियों का क्या महत्व है? देखिए, स्थिरता और विशिष्टीकरण, पहला महत्व। श्रेणियों ने विभिन्न व्यवसायों में उच्च विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि भारतीय उत्पाद जैसे कि रेशम उत्पादन में बढ़ावा मिला, वस्त्र, मसाले अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। तो पहला महत्व भारत में इसका यही रहा कि इससे क्या हुआ, रेशम, वस्त्र और मसाले में भारत नंबर 1 पर आ चुका था। आर्थिक गतिशीलता, श्रेणियां व्यापारिक गतिविधियों को संगठित और सुरक्षित बनाए रखती थी। वे बड़े पैमाने पर दूर दराज के व्यापार यानी कि जैसे कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यापार यानी कि आंतरिक और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने में श्रेणियां सहायता करती थी, इसलिए भारत का व्यापार विदेशों तक भी बढ़ा। अगला महत्व है कि राजनीतिक प्रभाव, समृद्ध श्रेणियों का नगर प्रशासन और यहां तक कि राज्य के मामलों में भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता था। कुछ श्रेणी प्रमुख जैसे कि श्रेष्ठी राजाओं के सलाहकार भी होते थे। ठीक है, श्रेणियों के प्रमुख को श्रेष्ठी कहते थे, जो राजा के सलाहकार होते थे। ऐसे में वो एक प्रकार से एक राज्य में भी अच्छी भूमिका निभाते थे। श्रम का प्रबंधन करने में भी उन्होंने श्रमिकों और कारीगरों को एक संगठित मंच दिया, जिससे वे शोषण से बचे रहते थे और उनके अधिकारों की रक्षा भी हुआ करती थी। ठीक है, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि श्रेणियां प्राचीन भारत में न केवल एक सफल आर्थिक मॉडल थी, बल्कि वे सामाजिक, न्यायिक और बैंकिंग का कार्य भी किया करती थी। समाज में समानता, न्याय और बैंक का कार्य भी श्रेणी करती थी समाज में। ठीक है, उन्होंने श्रेणियों ने आर्थिक जीवन को संगठन, स्थिरता और विश्वसनीयता प्रदान करी, जिससे भारत की समृद्ध व्यापारिक पहचान को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। मैंने आपके द्वारा, ठीक है, इस तरीके से मैंने आपके लिए पूरा व्यवस्थित कर दिया और तैयारी कर दी आपके लिए पूरे व्यवस्थित तरीके से, आपने इस चीजों को समझा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। और चीजें देखिए, एक जो मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर देता था, बार बार व्हाट्सएप नंबर लिखता था कि वहां पर जो 9161936062 वाला नंबर है, वो शायद मतलब अभी बंद कर दिया गया है व्हाट्सएप की तरफ से। अब वो कब वो जो है खुलता है उसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो हो सकता है कि एक आध दो दिनों में नया नंबर जारी किया जाएगा, जो यूट्यूब पर आपके एसएमएस करने के लिए होगा, या फिर आप टेलीग्राम पर एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर भी एसएमएस आप कर सकते हैं, उसी नंबर पर टेलीग्राम चलता है। ठीक है, तो टेलीग्राम पर भी आप एसएमएस कर सकते हैं हमारे, क्लियर। और या फिर आप जो है पीडीएफ वगैरह के लिए तो अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते, जो कि अभी एक आध दिन जो है वेट करना पड़ेगा। मैं इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जैसे नया नंबर आता है फिर उसके बारे में बताऊंगा। उस नंबर से व्हाट्सएप मेरे हिसाब से बैन कर दिया गया, पता नहीं वो मैंने जीमेल वगैरह भेजा है व्हाट्सएप टीम को, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है।
वो लोग कहते हैं कि आप पीडीएफ भेज रहे हैं, इस वजह से ऐसा किया गया है। आप पीडीएफ कई लोगों के पास या कई बच्चों के पास भेजते हैं, तो वही पीडीएफ बार-बार रिपीट करके भेजते हैं, तो चूँकि वही दिक्कत हो रही है, तो इसी वजह से बंद कर दिया गया शायद। हालाँकि देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वैसे नया नंबर दिया जाएगा, उस पर पीडीएफ की कोर्स की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है? या फिर एप्लीकेशन ही चालू करवाने का प्रयास किया जाएगा। देखेंगे, जैसा होता है वैसा बताएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।